जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कीमो सिलेक्टिविटी। कीमो सिलेक्टिविटी ये मॉडिफाइड फॉर्म है डिस्कनेक्शन और एफजीआई में जो आप रूल्स पढ़ चुके हैं उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। ये कहता है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन्स टू और मोर रिएक्टिव ग्रुप्स, जैसा कि हमने देखा है किसी भी अभी इसके पहले कुछ एग्जांपल्स भी हमने किए हैं जिसमें मॉलिक्यूल में दो से ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप्स थे एंड वी वांट टू रिएक्ट वन ऑफ देम बट नॉट द अदर, देन प्रॉब्लम अराइज होती है कि किसको हम पहले रिएक्ट कराएं। तो इसको जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं दैट इज नोन एज कीमो सिलेक्टिविटी। और इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, जिसकी पहली गाइडलाइन है कि व्हेन टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एंड वन इज मोर रिएक्टिव देन द अदर। अब जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि COH ग्रुप भी है, ये आपका ईथर ग्रुप भी है, तो इसकी रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस अगर हमको करनी है तो हम किस तरफ से रिएक्शन को कराएं। तो अगर रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करनी है तो हमने एरो बना दिया है। अब आप देखिए इसमें COH ग्रुप्स की तरफ से भी डिस्कनेक्शन हो सकता है और ईथर की तरफ से भी डिस्कनेक्ट, तो प्रोबेबिलिटी यहां से भी है और यहां से भी प्रोबेबिलिटी है। तो किस तरफ से डिस्कनेक्ट, और आपको ये बात पता है कि पहले इसमें COH ग्रुप जो लगा हुआ है इसको डिस्कनेक्ट हम नहीं करा सकते हैं। वाई? क्योंकि ये COH ग्रुप जो है दैट विल अंडरगो FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करके ये CH3 ग्रुप बना लेगा। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और चूंकि FGI सेकेंडरी होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं डिस्कनेक्शन। तो डिस्कनेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहां से खत्म हो जाती है। अब दो प्रोबेबिलिटी हमारे पास डिस्कनेक्शन की बचती हैं, दैट इज एक तो यहां से डिस्कनेक्शन हो सकता है और दूसरा जो डिस्कनेक्शन आपका हो सकता है दैट इज फ्रॉम दिस साइड। तो अब आपका डिस्कनेक्शन किस साइड, दोनों ही केस में जो डिस्कनेक्शन होगा दैट विल बी फ्रॉम द C और O का डिस्कनेक्शन आपका होगा, CO का डिस्कनेक्शन आपके में होगा। एंड जो फॉर्मेशन होगा मॉइटीज का दैट विल बी, जैसे मान लीजिए अब ये ऊपर वाला जो है डिस्कनेक्शन हम अगर करते हैं, ये ऊपर वाला अगर हम डिस्कनेक्शन कर रहे हैं तो दैट मीन्स ये हम इसको ग्रीन से अगर मेंशन कर दें, सो दिस इज द फर्स्ट वन। ये ऊपर का A वाला केस है, ये A वाला केस है। और A वाले केस में जब हम डिस्कनेक्शन करेंगे तो जो सिंथॉन्स हमको या पॉजिटिव या आयनिक स्पीशीज जो हमको मिलेगी दैट विल बी लाइक दिस। तो इसमें रिंग बनेगी, यहाँ पे आपका COH ग्रुप होगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरा जो सिंथॉन बनेगा उसमें O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये दो सिंथॉन्स आपके बनेंगे इस केस में। ये दो सिंथॉन्स इस केस में बन रहे हैं जब हम A की तरफ से डिस्कनेक्शन कर रहे हैं। बट ये जो दोनों सिंथॉन्स जब बन रहे हैं दे आर नॉट फेवरेबल, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल होगा काफी ज्यादा। तो एक रीजन तो ये है जिसकी वजह से ये दोनों सिंथॉन्स अनस्टेबल है। और दूसरा भी एक रीजन है जिसको कि हम बताएंगे जब हम दूसरे साइड से डिस्कनेक्शन करेंगे। तो दूसरी साइड से जब डिस्कनेक्शन कर रहे हैं दैट इज द B साइड। तो B साइड से जब हम डिस्कनेक्शन करेंगे तो जो फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट्स का, जो सिंथॉन्स हमारे जो बनेंगे डिस्कनेक्शन करके दैट विल बी लाइक दिस। ये आपका जब B साइड से आप करेंगे देन आपको ये रिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको COH ग्रुप आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको O जिसके ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज मिल रहा है और ये रिंग एरोमेटिक है। और दूसरा जो आपको मॉलिक्यूल मिलेगा दैट विल बी, दूसरा जो सिंथॉन आपको मिल रहा है दैट विल बी रिंग एंड देन यू हैव यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इस केस में जो ये दो सिंथॉन्स आपको मिल रहे हैं, तो सेकेंड केस के आपके दोनों सिंथॉन्स हैं SYNTHONS। ये जो दो सिंथॉन्स हमको मिल रहे हैं ये स्टेबल हैं। स्टेबिलिटी का रीजन इसमें जो है दैट इज, एक तो मैंने आपको भी बताया पहले ही कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। और इसमें आप देखिए इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, एक रीजन तो ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल बिकॉज ये रिंग पे डिस्पर्स है। दूसरा देखिए रीजन क्या है कि ये वाला जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत देर तक नहीं रहेगा, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। जबकि इस सेकंड केस में देखिए आप पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे दैट इज ऑन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स ये इसको पॉजिटिव चार्ज को अपने अंदर टॉलरेट कर लेगा, दैट मीन्स ये स्टेबल रहेगा। एक तो आपने कार्बोकैटायन के बेस पे स्टेबिलिटी को देख लिया, दूसरा अब हम देखते हैं कार्बोनाइन के बेसिस पे। इसमें देखिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अनस्टेबल है। वाई? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन पे तभी स्टेबल होगा जब ये डिस्पर्स हो जाता है इस रिंग में, और ये रिंग एरोमेटिक नहीं है इसलिए ये जो चार्ज है वो डिस्पर्स नहीं हो रहा है यहाँ पे।
जबकि ये इसी केस में आप देखिए जो ये वाला केस है, इसमें COH ग्रुप को अगर आप छोड़ दीजिए तो ये इसको हटा देते हैं अगर हम, तो ये फेनॉक्साइड आयन है और ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, ये रिंग भी एरोमेटिक है, दैट मीन्स इस तरह से बॉन्ड्स बने हुए हैं इसमें, और ये इसमें जो चार्ज होगा हमारा वो डिस्पर्स हो जाएगा रिंग के ऊपर, और रिंग के ऊपर जब चार्ज जैसे ये देखिए आपका, अगर ये फिनॉल होता तो ये इसमें से निकल जाता और ये बन जाता फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन की वजह से बनने की वजह से अगर COH को हम कंसिडर नहीं करें तो फिनॉक्साइड, और ये चार्ज इसके ऊपर रिंग पे डिस्पर्स हो जाएगा। रिंग पे डिस्पर्स होने के कारण ये वाला आपका स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर भी स्टेबल है क्योंकि इसमें sp3 जो हमने रीजन बताया, दैट मीन्स ये दोनों सिंथॉन्स आपके स्टेबल हैं। अब इन दोनों सिंथॉन्स के आप बना लीजिए सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स क्या बनेगा, चूंकि ये नेगेटिव माइनस है तो उसके ऊपर आप क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो मैं इस साइड लिख दे रही हूं, जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स आपके जो फॉर्म होंगे दैट विल बी, यहाँ पे आपका जो पहला वाला सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा COOH है और नीचे आपका OH हो जाएगा, और जो दूसरा वाला आपका जो बनेगा सिंथेटिक, अभी देखिए ये वाला ऐसे था, रिंग है, यहाँ पे ये एरोमेटिक रिंग नहीं है, एरल ग्रुप नहीं है, ये केवल एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ प्लस चार्ज है, तो यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे आप OTS भी लगा सकते हैं, तो इस समय हम OTS लगा दे रहे हैं। तो ये जो दोनों सिंथॉन्स आपके थे वो कन्वर्ट हो गए इनटू सिंथेटिक इक्विवेलेंट, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। इस तरह से ये फर्स्ट जो गाइडलाइन हम लोगों ने पढ़ी, फर्स्ट गाइडलाइन अब आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से इसमें रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस अप्रोच आपने की। और यहां पर भी देखिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यहां पर भी टूट रहा है, वहां पर भी, बट फेवरेबल जो आपका है वो बी वाला जो है दैट इज फेवरेबल, ये फेवरेबल होगा, जबकि जो फर्स्ट वाला है वो फेवरेबल नहीं होगा। इसके रीजंस भी हमने आपको क्लियर कर दिए हैं कैसे होगा। तो अब हम चलते हैं सेकेंड रूल फॉर कीमो सिलेक्टिविटी की तरफ। जो नेक्स्ट गाइडलाइन फॉर कीमो सिलेक्टिविटी है वो है टारगेट मॉलिक्यूल इज लेस रिएक्टिव देन द सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इस बारे में। तो कोई भी रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस आप यहां पे लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल PHO C डबल बॉन्ड O Cl, अगर इस ढंग से लिखते हैं तो यहां पे आपका इसमें आप यहां से इसको डिस्कनेक्ट करा सकते हैं, और मैं डायरेक्ट अब इसको लिख रही हूं तो ये C सिंगल बॉन्ड O से आप डिस्कनेक्शन करा रहे हैं, और जो प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म होंगे वो PH और यहां से OH, यहाँ पे देखिए O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव इधर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पे अब हाइड्रोजन आप लगा देंगे तो ये आपके जो है सिंथेटिक इक्विवेलेंट फॉर्म हो जाएगा। और दूसरा जो आपका बनेगा सिंथॉन भी यहाँ पे Cl, इसमें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज होने के कारण तो इसमें आप क्लोरीन या कुछ और मॉलिक्यूल ब्रोमीन वगैरह लगा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम क्लोरीन लगा देते हैं तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O Cl और Cl, दैट मीन्स ये बन जाएगा COCl2, जो कि आप जानते हैं किसको कहते हैं, फॉस्जीन को कहते हैं, निसल फॉर्म फॉस्जीन। तो इस तरह से आपके दोनों जो है सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स बन जाएंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स। और ये देखिए इसमें, और जो ये दोनों सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपके बनेंगे ये दे आर मोर रिएक्टिव, और जो टारगेट मॉलिक्यूल आपका है दैट इज लेस रिएक्टिव। तो कोई भी एग्जांपल जो आपने पहले पढ़े हुए हैं उनमें से कोई भी एग्जांपल यहां आप लिख सकते हैं जो आपको उसमें याद रहेगा। तो टारगेट मॉलिक्यूल इज लेस रिएक्टिव देन सिंथेटिक इक्विवेलेंट में जितनी भी रेट्रोसिंथेसिस आपने पहले पढ़ी है, पिछले वीडियोस में भी देखा है आपने, उनमें से कोई भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तीसरा पॉइंट जो है उसके ऊपर आते हैं गाइडलाइंस का। सो वन ऑफ द टू आइडेंटिकल ग्रुप्स में रिएक्ट इफ प्रोडक्ट इज लेस रिएक्टिव देन द रिएक्टेंट। तो मान लीजिए आपके दो ग्रुप्स अगर आइडेंटिकल हैं तब क्या होगा। तो जैसा कि इस रूल को भी आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है दैट शुड बी मोर रिएक्टिव। तो इसके लिए एग्जाम्पल में हम आपको बजाय रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस लिखने के हम आपको एग्जाम्पल में एक सिंथेसिस बताना चाहते हैं, और उसमें सिमेट्री भी आप देखेंगे आपको मिलेगी, सिमेट्री के एलिमेंट्स भी आपको उसमें प्रेजेंट मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर भी नाइट्रो लगा है, दोनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन के ऊपर लगे हुए हैं। और इसकी हम अगर एनालिसिस करें
तो ये रिएक्टेंट जो होगा ये ज्यादा क्या होने की कोशिश करेगा, ये रिएक्टिव होगा क्योंकि नाइट्रो ग्रुप एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे लगे हैं, नाइट्रो ग्रुप रिएक्टिव होगा और ये रिडक्शन करने की कोशिश करेगा, तो ये इट विल अंडरगो रिडक्शन। बट एक समय में आपको पता है कि एक ही नाइट्रो ग्रुप आपका रिड्यूस होगा और रिड्यूस करके ये बना लेगा NH2 ग्रुप और दूसरा वाला नाइट्रो ग्रुप एज सच रहेगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक आपका क्या है, रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है और ये जो आपका बना है दैट इज द प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट बना है। और प्रोडक्ट में आप देखिए एक नाइट्रो ग्रुप है, तो प्रोडक्ट आपका जो होगा दैट विल बी लेस रिएक्टिव, जो आपका प्रोडक्ट होगा दैट विल बी लेस रिएक्टिव और जो आपका रिएक्टेंट है दैट विल बी मोर रिएक्टिव, क्योंकि इसमें दो नाइट्रो ग्रुप हैं तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। तो जब इसकी हम रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस हम सब इसके लिखेंगे दैट मीन्स हमें प्रोडक्ट से बनाना है रिएक्टेंट। तो जैसा कह रहा है कि टू आइडेंटिकल ग्रुप्स में रिएक्ट इफ प्रोडक्ट इज लेस रिएक्टिव है, और आपको दिख रहा है इस एग्जांपल में कि प्रोडक्ट जो है आपका वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। और अगर आप सिमेट्री देखना चाहें तो इसमें आपको इस मॉलिक्यूल में देखिए, अगर आप इस साइड से देखें तो यहाँ पे आपको सिमेट्री भी मिलेगी और ये मॉलिक्यूल इस प्लेन के थ्रू इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ्स। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। और अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। जो चौथी आपकी गाइडलाइन है दैट इज वन ऑफ द टू फंक्शनल ग्रुप में रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ द रिएजेंट। तो 1 मोल से ही रिएक्ट करेगा अगर आपके पास दो आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए कि एग्जाम्पल अगर आपका है OH OH, तो अब इसकी रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस में नहीं लिख रही हूं, मैं आपको इसमें बता रही हूं कि अगर ये रिएक्ट करता है दैट मीन्स अगर ये आपका रिएक्टेंट होता तो ये एक बेस से रिएक्ट करता और ये बेस से रिएक्ट करता तो ये आपका हो जाता रिएक्टेंट। और अगर आप वैसे देखते तो इसमें देखिए 1 2 और 3, तो ये 1,3 डाइफंक्शनल आप भी आपको ये दिख रहा है। और ये जब बेस से रिएक्ट करेगा तब आपके पास, अब मैं डिटेल में नहीं बना रही हूं, उसके फाइनल जो आपका बनेगा तो आप देख रहे हैं कि इधर भी एक OH है इधर भी OH है। और अगर सिमेट्री के हिसाब से देखें तो बीच में देखिए आपको सिमेट्रिकल मिल रहा है, 2 नंबर से अगर एक प्लेन आप इस ढंग से 2 नंबर से एक प्लेन के थ्रू इसको आप पास करिए तो एक हाफ इधर मिल रहा है, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर और फिर उसके बाद OH और फिर OH। तो ये मॉलिक्यूल आपका सिमेट्रिकल है और ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होने के कारण अब दोनों की प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला OH भी रिएक्ट कर सकता है और ये वाला OH भी रिएक्ट कर सकता है, बट कोई एक ही करेगा एट वन टाइम। तो मान लेते हैं कि ये वाला OH जो है आपका रिएक्ट कर रहा है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी OH, ये देखिए O के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और फर्दर अब इसको हम अगर CH3Cl मेथिल क्लोराइड के संग अगर रिएक्ट करा दे तो जैसा कि पता है कि आपको इसके पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये इसको दे देगा, ये इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका जो फॉर्मेशन हो जाएगा दैट विल बी OH OCH3 आपका बन जाएगा। ये आपका जो बन गया दैट इज योर प्रोडक्ट, ये जो आपका बना दैट इज योर प्रोडक्ट। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जो रिएक्टिविटी थी वो जिसमें एक OH 2 OH ग्रुप्स थे तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। और जब लास्ट में इसको फर्दर अगर हम फिर किसी बेस से अगर रिएक्ट करा देंगे, किसी बेस से रिएक्ट करा देंगे तो इसमें एक OH ग्रुप है तो इसकी रिएक्टिविटी कंपेरेटिवली कम है। सो दैट मीन्स कहने का जो प्रोडक्ट है आपका दैट इज लेस रिएक्टिव, जो आपका प्रोडक्ट है दैट इज लेस रिएक्टिव और जो आपका रिएक्टेंट है दैट इज मोर रिएक्टिव। और ये मोर रिएक्टिव है। और अगर आप इसकी रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस जब लिखेंगे, ये आपने सिंथेसिस देखी इसकी यहां से यहां तक, अगर आप इसकी रेट्रो करेंगे तो यहां से यहां, जैसे कि आपको पता है कि इसमें डबल लाइन विद एन एरो बनाते हैं, तो जब आप इसको प्रोडक्ट से जब आप रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करने लग जाएंगे देन ये आपका आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो टारगेट मॉलिक्यूल है दैट शुड बी लेस रिएक्टिव। तो जो ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है वो लेस रिएक्टिव रहेगा, सो दिस विल बी पॉसिबल। तो चलते हम नेक्स्ट अपने रूल की तरफ, जो है व्हेन टू फंक्शनल ग्रुप्स आर नियरली बट नॉट क्वाइट आइडेंटिकल देन अवॉइड अटेम्प्ट्स टू मेक ओनली वन ऑफ देम रिएक्ट। इसमें और जो पीछे आपने जो रूल देखा इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें केवल यहाँ पे टू आइडेंटिकल वर्ड मेंशन्ड है, दिस इज टू आइडेंटिकल है। और यहाँ पे जो आपके टू ग्रुप्स आर नियरली बट नॉट क्वाइट आइडेंटिकल लिखा हुआ है, नियरली बट नॉट क्वाइट आइडेंटिकल।
तो इसका मतलब इसमें सिमेट्री जो आपने देखी, इसमें जो सिमेट्री का आपने एलिमेंट देखा था, वो सिमेट्री का एलिमेंट इस वाले में एब्सेंट है। जैसे कि इसको आप समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझिए कि अगर आपका इस तरीके से हम बना दें OH, यहां पर भी OH ना, अब इसको सेम बिल्कुल इसी तरह से हम अगर किसी बेस से रिएक्ट कराएंगे तो अब ये वाला OH रिएक्ट करेगा या ये वाला OH रिएक्ट करेगा। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी है, अगर ये पहले वाले पॉइंट के हिसाब से हम चलते तो दोनों में से कोई एक OH ग्रुप को रिएक्ट करना चाहिए, बट यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। दोनों OH में से कोई एक OH नहीं, अगर आप इस हिसाब से चलते तो आप प्रोडक्ट डिजाइन जो करते दैट वुड हैव बीन O-, मान लीजिए इस वाले को आपने रिएक्ट कराया तो यहाँ पे आपका OH, और फर्दर इसमें जब आप CH3Cl डालते तो आप CH3Cl में OCH3 यहाँ पे एंड देन OH ये आपका बन जाता। बट इस केस में आप देख रहे हैं कि जो आपका जो ये मॉलिक्यूल है इसको अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3, 1 2 और 3, तो नंबर यहाँ पे आ रहा है। और अगर सिमेट्री की बात करें, अगर सिमेट्रिकल लाइन हम इसमें ड्रॉ करते हैं तो आप देखिए कि ये सिमेट्रिकल नहीं है। दैट मीन्स कि देखिए यहां से बीच से सेंटर है तो इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, इधर एक OH, इधर एक OH, नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन मिल रहा है जबकि यहाँ पे आपको फिर एक कार्बन मिल रहा है। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, और सिमेट्रिकल नहीं होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी लेस है, ये लेस रिएक्टिव आपको मिल रहा है एज कंपेयर टू दी प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट इज मोर रिएक्टिव, यहाँ पे ये आपका मोर रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव है। दैट मीन्स अगर इसकी रेट्रो भी करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, और ये प्रोसेस इज नॉट फेवरेबल। तो सेम है कि जब 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स हों तब आप किसी एक को, जैसे आपने इसमें किसी एक को रिएक्ट करा दिया, तो ऐसा करने की कोशिश नहीं करिएगा, और ये सिंथेसिस और इसकी रेट्रोसिंथेसिस विल नॉट बी पॉसिबल इन दिस केस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये कुछ गाइडलाइंस हैं, 5 गाइडलाइंस थी जो मैंने आपके संग अभी डिस्कस की हैं। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर दीजिएगा, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। सो अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू माई वर्ड्स एंड माई चैनल। थैंक यू।